हेलो गाइस। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाला हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। और देखिए किस तरीके से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेवलपमेंट हुआ उसका। ठीक है, कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हेल्प किया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प किया, अपने ओपिनियन दिए। ठीक है, अपनी राय दी और अपने क्या कहते हैं सुझाव दिए जो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई किए। तो ये हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट चैप्टर होने वाला है फॉर देयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, देखिए किस तरीके से इक्वालिटी, फ्रीडम और ये सब प्रॉपर हिस्ट्री हमारी किस तरीके से रही फॉर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमने कितने ज़्यादा, ठीक है, एफर्ट्स लगाए। हमने क्या कहते हैं फ्रॉम 1901 टू 1947 क्या क्या एफर्ट्स लिए गए इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स, एक्ट्स जो जो आए। ठीक है, एक पूर्ण स्वराज जैसी बातें की गई 1930s के अंदर। फिर 1931 में कराची सेशन हुआ आईएनसी का। ये थोड़ा सा हम बैकग्राउंड लेते हैं, चैप्टर से इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ थोड़ा आपके पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा रेलिवेंट होने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ 1946 के टाइम पे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ 1940 बाय इंडियंस एंड बाय द इंडियंस फॉर द इंडियंस। ठीक है, 1942, 44, ठीक है, 46 के अंदर हमने जैसे बोला ये स्टार्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है स्टार्ट हुई। यहाँ पे जो असेंबली थी वहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी थी, स्टेट्स की कमेटी थी, ठीक है, लैंग्वेज कमेटी थी। और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स पुट किए गए जो कि रेलिवेंट है फ्रॉम द एग्जाम। ठीक है, क्या किया था कि हमने कॉलोनियल ऑपरेशन को उनके उसको जड़ से उखाड़ के फेंकने का फैसला ले लिया था। तो उसी चक्कर में हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन किया। ये जो हमारा फ्यूडल सिस्टम था इसको भी हटाना था हमको, कि कुछ लोगों को हेरिटरी पावर थी और कुछ लोगों को नहीं थी। ठीक है, तो हमने सबको इक्वालिटी पे लेके आए। ये हमारा इंडिया है उस टाइम का। ठीक है, किस तरीके से इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और ऑल दीज थिंग्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारा द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारी बाउंड्रीज जो हमारी बनी। ठीक है, हमारी बाउंड्रीज जो का फॉर्मेशन जो हुआ। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो डॉक्यूमेंट है किस तरीके से उसका फॉर्मेशन किया गया। तो गाइस हमने देखा कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ठीक है, वो किस तरीके से कौन कौन से एफर्ट्स लिए गए फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो तो आपको बहुत फोकस से देखना है इसको। ठीक है, बिकॉज ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ऐसा चैप्टर है जो आपको काफी हेल्प करेगा इन डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन जो है हमारा काफी रेलिवेंट होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू की बात करें तो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि डेमोक्रेसी और उसके रूल्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल दैट सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। यानी कुछ रूल्स हैं जो गवर्नमेंट को फॉलो करने चाहिए, ठीक है, सिटीजंस को फॉलो करने चाहिए। और ये सारे रूल्स टुगेदर कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन। और इन सबको हम मिला के जो रूल्स को मिला के हम बोलते हैं उनको कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन। एज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी कंट्री का सुप्रीम लॉ है, कह सकते हैं हम सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिटरमाइन करता है द राइट्स ऑफ सिटीजंस, हमारे राइट्स, हमारी पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट और हाउ गवर्नमेंट शुड फंक्शन। गवर्नमेंट फंक्शन किस तरीके से करनी चाहिए ये भी डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। ठीक है, इस चैप्टर में हम सब बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में, जो हमारी डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन है वो किस तरीके से है। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की क्यों जरूरत है। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, कॉन्स्टिट्यूशन बना किस तरीके से था, कौन कौन से लोग थे और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, कौन कौन से ऐसी वैल्यूज हैं जो शेप करती हैं इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन या डेमोक्रेटिक स्टेट। वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक्सेप्ट हो गया, कैन वी मेक चेंजेस लेटर द रिक्वायर्ड चेंजेस और आफ्टर सम कंडीशंस, क्या हम चेंजेस कर सकते हैं आफ्टर सम कंडीशंस। वन ऑफ द recent incidents of designing constitution from a democratic state is the South Africa। यहाँ पे एक साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लिखा है, रीसेंट एग्जाम्पल है कि उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो डेवलप किया था। वी बिगिन दिस चैप्टर बाय लुकिंग एट व्हाट हैपेंड देयर एंड हाउ, वहाँ पे किस तरीके से क्या क्या हुआ साउथ अफ्रीका में, और उन्होंने किस तरीके से जो टास्क ऑफ डिजाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कंप्लीट किया। ठीक है, देन वी रिटर्न
ऑन हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, फिर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आएंगे, किस तरीके से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने डेवलप किया, उसके फाउंडेशनल वैल्यूज क्या हैं, और वो कौन से ऐसे गुड फ्रेमवर्क है जो प्रोवाइड करता है टू द सिटीजंस लाइफ एंड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, हमने एक ओवरव्यू लिया चैप्टर का। ठीक है, चलिए अब चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका ने अपना डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से फ्रेम किया, कौन कौन से चैलेंजेस आए, कौन कौन से कंडीशंस थे उनके इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे नेल्सन मंडेला जो हैं एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, आई हैव फॉट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। अगेंस्ट व्हाइट अगेंस्ट ब्लैक दोनों ही डोमिनेशन उन्होंने फेस की है लाइफ में। आई हैव चेरिश द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी, और वो फ्री सोसाइटी के आइडिया को चेरिश करते हैं, फेवर करते हैं, इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे सारे लोग जो हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज के साथ रहते हैं और हार्मनी के साथ रहते हैं। एक आइडियल स्टेट कह सकते हैं, विच आई होप, वो चाहते हैं कि सब लोग वहां रहें ताकि अचीव कर पाए ये सब चीजें, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। बट इफ नीड्स टू, इट इज एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। ठीक है, और इस आइडियल स्टेट के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, तो ये नेल्सन मंडेला जी का कोट है, काफी ज्यादा ठीक है रेलिवेंट है फ्रॉम द चैप्टर। दिस वॉज नेल्सन मंडेला बींग ट्राइड फॉर ट्रेजन। ट्रेजन के लिए उनको चार्ज किया गया था। ट्रेजन एक तरीके का कह सकते हैं क्या कहते हैं, अगेंस्ट द स्टेट, अगर हम कुछ गलत चीज कहते हैं, यानी कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे होगा ट्रेजन का मीनिंग। देखो, बेसिकली क्या होता है, ट्रेजन होता है जब क्या कहते हैं किसी पर्सन को पनिश किया जाता है फॉर क्या कहते हैं कह सकते हैं सिडक्श नहीं क्या कहते हैं, ठीक है, जो मैंने कहा कि वो ट्रेजन कह सकते हैं कि किसी अपनी कंट्री में हार्म करने की कोशिश की, ऐसा गवर्नमेंट ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया। ठीक है, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने। He and seven other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. apartheid एक ऐसा regime है, ठीक है, कह सकते हैं apartheid एक ऐसा regime है जहाँ पे कुछ blacks जो होते हैं ना, उनको कुछ certain kind of activities करने से मना किया जाता है। ठीक है, apartheid regime में blacks के ऊपर discrimination होता है, राइट। तो उन्होंने कुछ ऐसे एक्ट्स किए, उनके साथ जो लोग थे उन्होंने कुछ ऐसे एक्ट्स किए जो कि गवर्नमेंट ने ट्रेजन की तरह कंसिडर किया और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी 1964 के अंदर। ठीक है, ही स्पेंट नेक्स्ट 27 इयर्स इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन, रॉबन्स आइलैंड, और वहां पे उन्होंने रॉबन्स आइलैंड में अपने 27 इयर्स जो थे वो जेल के अंदर, प्रिजन के अंदर, ठीक है, बिताए। काफी ज्यादा हार्श कंडीशंस थी वहां पे। ठीक है, नेटिव इंडी एक कुछ एक साइन बोर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ये साइन बोर्ड एम्ब्लेमेटिक ऑफ द 10th एडिशंस ऑफ द अपार्थाइड एरा 1953। ठीक है, या पार्थीड एरा की कुछ साइन बोर्ड्स वहां के उस टाइम पे लोगों ने जो सवाल उठाए थे उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड। ठीक है, अपार्थीड रिजीम के खिलाफ स्ट्रगल लोगों ने किया। ठीक है, उसके खिलाफ आवाज उठाई। अपार्थीड वाज अ नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रेस डिस्क्रिमिनेशन होता था, यूनिक टू साउथ अफ्रीका। ठीक है, द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। ये सिस्टम जो था अपार्थीड वाला, ये साउथ अफ्रीका में व्हाइट्स ने, ठीक है, इम्पोज किया था जब साउथ अफ्रीका वाज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स। ड्यूरिंग द 17th एंड द 18th century, the trading companies from Europe occupied its arms with force in the way they occupied India. तो 17th और 18th सेंचुरी में साउथ अफ्रीका को कैप्चर किया उस पे, ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को कैप्चर किया था। बट अनलाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। ठीक है, और अनलाइक इंडिया की तरह तो वो वहां पे क्या कहते हैं लोकल रूलर्स की तरह स्टैब्लिश हो गए साउथ अफ्रीका में, और ठीक है वहां पे उन्होंने रूल स्टार्ट कर दिया अपना। द सिस्टम ऑफ अपार्थीड, ये जो अपार्थीड का जो सिस्टम था, इसने डिवाइड करा पीपल्स को एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, यानी जो ब्लैक्स थे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनको हार्शली ट्रीट किया जाता था बिकॉज दे वर ब्लैक्स। तो कलर के बेसिस पे इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दिया। The native people of the South Africa are black in color. They made up about 3/4 of the population and were called the blacks. ठीक है, साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक्स की पॉपुलेशन थी वो हमारी 3/4 थी, यानी ज्यादातर जो है ब्लैक्स ही रहते थे। और ठीक है, besides the two besides these two groups,
देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस हु वर कॉल्ड कलर्ड एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, और अदर जो लोग थे वो कलर्ड थे, और कह सकते हैं पीपल जो माइग्रेट किए गए थे इंडिया के थ्रू। द व्हाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल, वन सेकेंड, ठीक है, तो व्हाइट्स आर इंफीरियर्स, व्हाइट्स को क्या कह सकते हैं, ठीक है, द व्हाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल व्हाइट्स एज इंफीरियर्स, द नॉन व्हाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। इट मीन्स जो व्हाइट्स थे वो नॉन व्हाइट्स को इंफीरियर की तरह ट्रीट करते थे, ठीक है, जो भी व्हाइट नहीं है, जो भी गोरा नहीं है, ठीक है, उसको इंफीरियर की तरह ट्रीट किया जाता था, और उनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। द अपार्थीड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स, पर्टिकुलरली जो अपार्थीड सिस्टम है वो ब्लैक्स के लिए ऑप्रेसिव था, काफी ज्यादा ऑप्रेसिव था, बिकॉज उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं थे और काफी ज्यादा उनको डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता था। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन व्हाइट एरियाज, व्हाइट एरियाज में रहने की इजाजत नहीं थी उनको। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट, और वो वाइट एरियाज में काम तभी कर सकते हैं जब उनके पास कोई परमिट होता है जो गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया जाता है, ठीक है, परमिट की कह सकते हो पास है, ठीक है, पास दिया गया कि हाँ भाई आप काम कर सकते हो। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, ये सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे मतलब पब्लिक टॉयलेट्स की जो वो सेपरेट थी फॉर द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स, यानी ये जगह है व्हाइट्स के लिए और ब्लैक्स के लिए, दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट थी, ठीक है। जो ब्लैक्स हैं वो व्हाइट वालों के, व्हाइट लोगों के, ठीक है, इन सब जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल, इन सब चीजों में नहीं जा सकते थे, उनके लिए सेपरेट बनाया गया था, ठीक है। और इसको कहते थे सेग्रीगेशन, ठीक है, सेग्रीगेट कर देना, अलग अलग कर देना। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस व्हेन देयर व्हाइट्स वर्शिप्ड, ठीक है, जब व्हाइट्स वर्शिप कर रहे होते थे तो चर्चेस में जाने की इजाजत भी नहीं थी ब्लैक्स को। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, और वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे और अगेंस्ट बोल भी नहीं सकते थे, ठीक है। 1950s के बाद से द ब्लैक्स कलर्ड एंड द इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थीड सिस्टम। तो 1950s के बाद से उन्होंने व्हाइट्स के खिलाफ आवाज उठानी चालू करी, चाहे वो अपार्थीड से जो परेशान थे लाइक ब्लैक्स, ठीक है, कलर्ड वाले या इंडियंस जो भी हैं, सब लोग उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, स्ट्राइक्स निकाली। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कह सकते हैं, ये जो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये कह सकते हैं ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, तो ठीक है, कह सकते हैं उन्होंने जो प्रोटेस्ट किए, दैट रिलेट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन, और सेग्रीगेशन की पॉलिसीज खिलाफ उन्होंने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने। दिस इंक्लूडेड मेनी वर्कर्स यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टीज, वर्कर्स यूनियंस और कम्युनिस्ट पार्टीज भी थे, इनमें इंक्लूडेड थे। Many sensitive whites also joined the ANC to oppose the apartheid and just played a leading role in this struggle. ठीक है, सेंसिटिव तो थे ही, ठीक है, सेंसिटिव वाइट्स जो थे उन्होंने भी एएनसी के अंदर पार्टिसिपेट किया और अपार्थाइड सिस्टम के अपोज उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट, और काफी अदर कंट्रीज ने तो उसको डिनाउंस और क्या कहते हैं अनजस्ट भी कह दिया था, रेसिस्ट भी कह दिया था। But the white racist government continued to rule by the detaining, torturing and killing thousands of black and colored people. But जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कंटिन्यू करा बाय कैप्चरिंग देम, ठीक है, बाय टॉर्चरिंग देम, और उनको जेलों में बंद करके, ठीक है, ये सब करके उन्होंने कंटिन्यू रखा अपार्थाइड सिस्टम। फिर बात आती है टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है। देखो, एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट द अपार्थाइड हैज इंक्रीज, जैसे जैसे जो प्रोटेस्ट थे अपार्थाइड के अगेंस्ट इंक्रीज होने लगे, द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन। ब्लैक व्हाइट्स को समझ आ गया कि अब इनको, ठीक है, टॉर्चर करके रखना या अपार्थाइड सिस्टम को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे हैं और ये हमारे काफी ज्यादा खिलाफ हो गए हैं, और काफी ज्यादा लोग भी हैं जो जुड़ गए हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि 3/4 जो पर्सन थे वो अपार्ट ब्लैक्स थे, यानी बहुत ज्यादा मेजोरिटी की जो पॉपुलेशन थी वो ब्लैक्स की थी। द वाइट रिजीम चेंज इट्स पॉलिसीज, उन्होंने अपनी पॉलिसीज को चेंज करा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को रिपील कर दिया गया, बैन कर दिया पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शंस, बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया वर लिफ्टेड।
जो बैन हुआ था पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के लिए, और मीडिया पे जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा दिया गया, यानी अब जो ब्लैक्स हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी एसोसिएशन को फॉर्म्स कर सकते हैं, और मीडिया जो है फेयर जो है न्यूज शो कर सकती है। अब उसके ऊपर भी जो बैन था वो हटा दिया गया सेंसरशिप का। देखो, आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 28 साल के बाद जब नेल्सन मंडेला जी, ठीक है, बाहर आए जेल से एज अ फ्री मैन, ठीक है, फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, 26 अप्रैल 1994 को वो बाहर आए, और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक साउथ अफ्रीका वाज अनफोल्ड, मेकिंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और नया जो साउथ अफ्रीका का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, उसके लिए फ्लैग को होस्ट किया गया 26 अप्रैल 1949 को, ठीक है, और कह सकते हैं ये शुरुआत थी इन इंडिपेंडेंस, या कह सकते हैं कि ये पहली शुरुआत थी कि हाँ, उन्होंने अपना खुद का नेशनल फ्लैग जो है लहराया, और उन्होंने देखा कि हाँ, हमारा अब जो साउथ अफ्रीका है वो न्यूली क्रिएट हो रहा है। द अपार्थीड गवर्नमेंट केम टू एंड, पेविंग वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, ठीक है, केम टू एन एंड, अपार्थीड की जो गवर्नमेंट थी वो खत्म हो गई, जो व्हाइट्स की गवर्नमेंट थी, ठीक है, और फॉर्मेशन हुआ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट का, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। हाउ डिड दिस कम अबाउट, ठीक है, हाउ डिड दिस कम अबाउट, कैसे हुआ है? लेट अस हियर नेल्सन मंडेला, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस साउथ अफ्रीका, ऑन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन, ठीक है, नेल्सन मंडेला की स्पीच दी गई है कि जैसे ही उन्होंने ये ट्रांजिशन किया, फ्लैग को लहराया, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, वो क्या क्या बोले। हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थीड to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in others, ठीक है। जो हमारे हिस्टोरिकल एनिमीज थे, लाइक जो ब्लैक्स थे, वो सॉरी वाइट्स थे हमारे हिस्टोरिकल एनिमीज, वो सक्सीड हो गए नेगोशिएटिंग में इन पीसफुल ट्रांजिशन, यानी वो नेगोशिएट करने में हम लोग कामयाब आए, हम पीसफुली हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा वायलेंस का इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है, उन्होंने हमारे साथ प्रॉपरली नेगोशिएट किया ताकि हम पीसफुल ट्रांजिशन में आ पाए, पीसफुली हम चेंज कर पाए इस अपार्थीड गवर्नमेंट को, ठीक है, फ्रॉम टू डेमोक्रेसी एग्जैक्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द इनहेरेंस कैपेसिटी ऑफ गुडनेस, क्योंकि हम लोग जो हैं वो गुडनेस की कैपेसिटी जो है इंक्लूड करने के लिए हकदार हैं, ठीक है, हम हकदार हैं उस इनहेरेंट है, ठीक है, हमारे लिए गुडनेस। माई विश इज दैट साउथ अफ्रीकन नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस, और साउथ अफ्रीका के जो पीपल है वो गुडनेस का जो बिलीफ है वो कभी छोड़े ना, उसके साथ साथ चले। दैट दे चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बींग्स इज द कॉर्नर स्टोन ऑन अवर डेमोक्रेसी, और ह्यूमन बींग्स का जो फेथ है, ठीक है, इंसानियत में जो फेथ है वो हमेशा ही रहे, कॉर्नर स्टोन रहे हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, ठीक है। तो उन्होंने काफी अच्छी जो है ये जो है स्पीच दी। आफ्टर द एमरजेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, जैसे जैसे एमरजेंस हुआ साउथ अफ्रीका का, ठीक है, ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स फॉरगिव द व्हाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड व्हाइल इन पावर। उन्होंने कहा कि जो एट्रोसिटीज, जो दिक्कतें, जो एक्सप्लॉइटेशन उन्होंने व्हाइट्स से हमारा किया है, हम उनके लिए उसको माफ कर दें, ठीक है, व्हाइट्स को हम उनको माफ कर दें। दिस सेड, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women, और democratic values, social justice and human rights, और एक नए साउथ अफ्रीका का निर्माण करते हैं जहाँ पे इक्वालिटी हो हर रेस की, मेंस की इक्वालिटी हो, वुमेन्स की इक्वालिटी हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो, सोशल जस्टिस हो और ह्यूमन राइट्स हो, ठीक है। The party that ruled through oppression and brutal killings, and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution, और जिन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया और जिन्होंने एक्सप्लॉइटेशन सहा, दोनों ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, संविधान का निर्माण किया, ठीक है। आफ्टर 2 years of discussion and debate, they come out with one of the finest constitution of the world has ever had. 2 साल की डिबेट के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो क्रिएट कर लिया, ठीक है, और दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव द इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री, और काफी ज्यादा एक्सटेंसिव राइट्स दिए गए सिटीजन्स को जो अभी तक अदर कंट्रीज में नहीं मिले थे। Together, they decided that in search for a solution to the problems, nobody should be excluded, no one should be treated as a demon, ठीक है, और इस नई कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को भी हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, सब लोग अपने हैं, ठीक है, कोई भी डेमन नहीं है, कोई भी शैतान नहीं है, ठीक है, सब लोग अच्छे इंसान है, गुड इंसान है, गुडनेस की क्वालिटी इन सब लोगों में है और वो हमारे पार्ट हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी जो फिलोसफीज हैं, ठीक है, ये सब ऐसी चीजें, वैल्यूज को कॉन्स्टिट्यूट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। They agreed that everybody should become part of the solution.
हर कोई जो है सोल्यूशन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हर कोई जो है सोल्यूशन का पार्ट बने, ठीक है, हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे। whatever they might have done or represented in the past, ठीक है। The preamble to the South African Constitution sums up this spirit, ठीक है। तो सब लोग जो है पार्ट हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, सोल्यूशन मेकिंग में। अगर कोई सोल्यूशन निकालना, सब लोगों की हमें सहमति चाहिए, सब लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है। हम किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज एवरीबडी इज गुड पर्सन। अगर उन्होंने पास्ट में एट्रोसिटीज करी भी हैं तो अब हम उनको माफ करेंगे, वो लोग हमारे साथ रहेंगे। और साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ज्यादातर जो वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसीज थी उनको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया डेमोक्रेसी, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन ने। A state denounced by the entire world till 1994 as most undemocratic one is now seen as a model of democracy। यानी 1994 तक, ठीक है, कह सकते थे कि अनडेमोक्रेटिक थी, ठीक है, मोस्ट डिनाउंस कह सकते हैं अनडेमोक्रेटिक कंट्री थी, लेकिन नाउ इज सीन एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। इसको हम एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी जो है बिलीव करते हैं इसके अंदर। What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together। ये डिटर्मिनेशन था साउथ अफ्रीका के लोगों का, उन्होंने मिलकर इसको अचीव किया है। टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंसेस इनटू बाइंडिंग ग्लू फॉर रेनबो नेशन। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड, साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताते हुए मंडेला जी ने क्या कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स टू बोथ पास्ट एंड द फ्यूचर। ये पास्ट को भी और फ्यूचर को दोनों को एक्सप्लेन करता है। One, on the one hand, it is a solemn pact in which we as South Africans declare to another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past। हम जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अभी तक हमने लोगों ने सहा है उसको हम वापस रिपीट नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे, ठीक है। रिप्रेसिव पास्ट को हम, ब्रूटल रिप्रेसिव पास्ट को रिपीट नहीं होने देंगे। बट it is more than that. It is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all people. Also, हमें ट्रांसफॉर्म करना है अपनी कंट्री को into a place जहाँ पे सब लोगों का पार्टिसिपेशन हो, ठीक है, और जो कि शेयर्ड हो बाय ट्रूली बाय एवरीवन। अ कंट्री विच इज फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, ब्लैक एंड व्हाइट, वुमेन एंड मैन, सबको, ठीक है। तो ये हमारा जो क्या कहते हैं पिक्चर है, जो स्पिरिट दिखा रही है साउथ अफ्रीका की, ठीक है। और उनको हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका कॉल्स देमसेल्व्स अ रैम्बो नेशन, सॉरी रेनबो नेशन, उन्होंने अपने आप को रेनबो नेशन कहा, ठीक है। ये सारी जो पिक्चर्स हैं वो शो करती हैं किस तरीके से वो एक रेनबो नेशन बन गया। अब हम बात करेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, साउथ अफ्रीका एक एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, जिससे हम समझ सकते हैं कि वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू। और संविधान क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसकी क्या पावर है। हमने देखा साउथ अफ्रीका में पहले जो सिस्टम फॉलो होता था उसको रिप्लेस करके लोगों ने क्या किया, एक नए संविधान का निर्माण किया, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया, जिससे उन्होंने इक्वालिटी ऑफ राइट्स प्रोवाइड करे एवरीवन को, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन जो थे, रेसिस्ट जो चीजें थी उसको बैन करा, उसको इलीगल कहा। और ठीक है, इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर ये वैल्यूज आई कि हमें किस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, किस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस वे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर इक्वल्स। और जो जिसने ऑपरेशन किया था और जो ऑपरेसर था, दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग मिलके रहेंगे इस नेशन में, ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करेंगे। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रीट ट्रस्ट ईच अदर। और बहुत ज्यादा ईजी नहीं था इतनी जल्दी ट्रस्ट कर लेना। जो वाइट्स उन्होंने अभी तक उनको ऑपरेस किया था, परेशान किया था, एक्सप्लॉइट किया था, उनको उसके साथ मिलके वो लोग, ठीक है, रहने की बात कर रहे थे, ठीक है। बहुत ये इजी नहीं था, काफी ज्यादा मुश्किल स्टेप था। दे हैड देयर फियर्स, उनके अंदर खुद के डर भी थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना चाहते थे। द ब्लैक मेजोरिटी वाज कीन टू एंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। और जो मेजोरिटी रूल का डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो, वो भी एंश्योर करना चाहते थे। दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, लाइक जो ब्लैक्स हैं उनको सोशल और इकोनॉमिक राइट्स मिले। द व्हाइट मेजोरिटी वाज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। ऑल्सो जो व्हाइट्स थे वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे, अभी तक उनको जो प्रिविलेजेस है उनकी प्रॉपर्टीज थी उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे, ठीक है।
तो इन सबको बैलेंस आउट करते करते हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, फॉर्मेशन। काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, कम्बरसम प्रोसेस था, लेकिन हाँ, उन्होंने क्रिएट किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है? आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज एग्रीड टू कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, नेगोशिएशंस के बाद, काफी लंबे समय के नेगोशिएशंस के बाद दोनों पार्टीज एग्री हो गई, व्हाइट्स भी और ब्लैक्स भी एग्री करा, तो प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल, ठीक है, जो मेजोरिटी में होगा वो रूल करेगा, यानी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में मेजोरिटी पावर में आएगा, मेजोरिटी में आएगा, वो रूल करेगा। एंड दैट वन पर्सन वन वोट, हर पर्सन के बाद एक वोट है, ठीक है, एवरी पर्सन शुड हैव वन वोट। They also agreed to accept some basic rights for the poor and workers. वर्कर्स के लिए, पुअर्स के लिए some basic rights जो है उन्होंने वो चीज डिफाइन करी, ठीक है। The blacks agreed that majority rule would not be absolute. Also blacks ने एग्री करा कि जो मेजोरिटी रूल होगा वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पावर पावर है तो आप एब्सोल्युटली कुछ भी डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। वो ऐसे डिसीजन लेंगे जो दोनों के फेवर में हो, व्हाइट्स के भी और ब्लैक्स के भी। They agreed that the majority would not take away the property of the white minority, और उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया, ठीक है, इंश्योर किया कि हम जो व्हाइट की प्रॉपर्टीज हैं उनको भी नहीं लेंगे, ठीक है, उनके पास रहेंगी वो प्रॉपर्टीज। दिस कॉम्प्रोमाइज वाज नॉट इजी, ठीक है, काफी इजी नहीं था, क्योंकि ब्लैक्स जो है मेजोरिटी में थे, वो चाहे तो कैसे भी डिसीजन ले सकते थे, ठीक है, व्हाइट्स को, उनको चाहते तो व्हाइट्स को हक ना देते, किसी भी चीज का राइट्स ना देते और उनकी प्रॉपर्टीज छीन लेते, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसको, उनको भी पावर में शामिल किया, डिसीजन मेकिंग में शामिल किया, उनकी प्रॉपर्टीज नहीं दी जिन्होंने उनको ऑप्रेस किया था इतने सालों से। हाउ वाज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, ये कॉम्प्रोमाइज किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता, इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर। अगर उन्होंने ट्रस्ट करा भी है तो क्या गारंटी है कि वो फ्यूचर में जाके ब्रोक नहीं होगा, टूटेगा नहीं ये ट्रस्ट। दिस the way or the only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules and a game that everyone should abide by। और ये इंश्योर करने के लिए कि फ्यूचर में जाके ब्रोक ना हो, जो भी सेटलमेंट अभी हुआ है उसके लिए हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को अभी से लिख के रख देते हैं, और जिसको हमने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन। दीज रूल्स ले डाउन द रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर, ठीक है, ये रूल्स ने, ये रूल्स जो है ये बताएंगे किस तरीके से जो लीडर्स होंगे अभी और फ्यूचर में चुने जाएंगे। These rules also determine what the elected governments are empowered to do। जो elected government होगी वो क्या क्या करने का उसका हक है, वो क्या क्या कर सकती है, ठीक है, what they cannot do also, वो क्या क्या नहीं कर सकते, ठीक है, restrictions। Finally these rules decide the rights of the citizens। और ये जो rules हैं ये decide करेंगे the rights of the citizens। These rules will work only if the winner cannot change them very easily, ठीक है, दिस रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली। ऑल्सो जो विनर होगा वो बहुत इजीली जो है रूल्स को चेंज नहीं कर सकता, काफी ज्यादा, ठीक है, बिकॉज काफी ज्यादा मुश्किल होगा उसके लिए चेंज करना। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन्स डिड, दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स, ठीक है, दे ऑल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस सेट ऑफ बेसिक रूल इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये जो बेसिक रूल्स थे इनको कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया, बिकॉज ये रूल्स हैं जिनको सबको फॉलो करना है, सबको अवॉइड करना है। कोई भी विनर जो होगा, जो भी जीतेगा डेमोक्रेटिक इलेक्शन, वो चेंज नहीं कर सकता इन सब चीजों को, ठीक है। बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन जो है सब लोग फॉलो करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट होगी चाहे वो सिटीजन होंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका, सिर्फ साउथ अफ्रीका तक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग यूनिक नहीं था। एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है, हर कंट्री के अंदर डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल है। इंडिया की बात ले लो, इंडिया के अंदर कितनी डाइवर्सिटी ऑफ लोग हैं, कितनी कितनी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी रहती हैं, अलग अलग लैंग्वेज फॉलो करते हैं। देयर रिलेशनशिप मे नॉट हैव बीन एज बैड एज दैट वुड बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक साउथ अफ्रीका, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। लेकिन हर जगह पे लोगों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट तो होता ही है, whether democratic हो या most of the countries in the world need to have these basic rules, ठीक है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या ना हो, सबको ये बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ही पड़ता है। दिस अप्लाइड नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट्स, एनी एसोसिएशन नीड टू हैव दिस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं, कोई ऐसा एसोसिएशन भी होगा उसके लिए भी खुद का कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, ताकि वो उसको फॉलो करे और कोई कंफ्लिक्ट ऐसी सिचुएशन ना आ रही। तो इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया, चाहे वो कोई क्लब हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो हमारे एरिया में, ठीक है,
चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। जरूरी थोड़ी कि सिर्फ पूरी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है। हर जगह कोई भी ऐसा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन फॉर्म कर रहे हो, चाहे वो कोई छोटा ग्रुप ही क्यों ना हो, हर जगह आपको छोटे मोटे रूल्स की, सेट ऑफ गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, ठीक है। उसको हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। Thus, the constitution of a country is set of written rules that are accepted by all people living together in a country. तो कह सकते हैं जो कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न रूल्स हैं जो हर किसी को एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, ठीक है, जो कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, सब लोगों को वो एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सुप्रीम लॉ है जो डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, उसका टेरिटरी में जो रह रहे हैं जिसको सिटीजन्स कहते हैं, ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स, काफी चीजें करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फर्स्ट, क्या, इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, डिग्री ऑफ ट्रस्ट जनरेट करता है, और कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, ठीक है, ताकि डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जो डिफरेंट कम्युनिटी के पीपल जो है एक साथ रह सकें, ठीक है। सेकंड है, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, ये स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होगी, कौन कौन सी पार्टीज होंगी, ठीक है, काफी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूल्स। थर्ड क्या है, इट लेज डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ सिटीजंस आर, यानी राइट्स की बात करता है ऑफ द सिटीजंस, ठीक है, और ड्यूटीज की बात करता है ऑफ द सिटीजंस, दोनों चीजों की ये बात करता है, ठीक है। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, लोगों की क्या एस्पिरेशंस हैं, ठीक है, और एक गुड सोसाइटी क्रिएट करने में, ठीक है, उसको भी ये जस्टिफाई करता है। ऑल द कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक, कह सकते हैं कि जितनी भी कंट्रीज जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारी की सारी डेमोक्रेटिक नहीं है, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक, लेकिन जो डेमोक्रेटिक है, ऑल द कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशंस, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन जरूर है, ठीक है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है बट वो डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन जितनी भी कंट्रीज डेमोक्रेटिक है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन जरूर है। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, द अमेरिकन्स गेव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली अमेरिकन के अंदर जब अमेरिकन ने जब ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ वॉर लड़ी थी, जब उनको कॉलोनी बना रखा था ब्रिटेन ने अमेरिकन को, उन्होंने भी अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आफ्टर द रिवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के अंदर भी यही चीज हुई कि उन्होंने, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद उन्होंने अपने लिए एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करा। सिंस देन इट हैज बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक ये प्रैक्टिस बन गई है कि सबके पास जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये काफी ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से क्रिएट हुआ, कौन कौन से लीडर्स से जिन्होंने अपना अपना सहयोग दिया, ठीक है। साउथ अफ्रीका की तरह इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी काफी डिफिकल्ट सिनेरियो से गुजर के बना था, ठीक है, काफी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है फॉर्मेशन हुआ था। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट इजी अफेयर, काफी इजी नहीं था, ठीक है, काफी ज्यादा मुश्किल टास्क था कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करना फॉर इंडिया। एट द टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर एमर्जिंग फ्रॉम स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजंस, इस टाइम पे जो पीपल ऑफ इंडिया थे वो सब्जेक्ट से ट्रांसफॉर्म हो रहे थे सिटीजन्स में, यानी अभी तक ब्रिटिश सब्जेक्ट से अब ट्रांसफॉर्म हुए थे इंडियन सिटीजन्स में। द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, जो कंट्री थी वो बॉर्न किसी को थी जब हमारा पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, और ठीक है, और काफी ज्यादा रीजनल डिफरेंसेस की वजह से ये पार्टीशन हुआ था, ठीक है, और लोग इसको, हमारे लीडर्स को रोक नहीं पाए पार्टीशन होने को, ठीक है। दिस वॉज अ ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड द पाकिस्तान, और ये काफी ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस था, जिन्होंने अभी तक साथ रहने की वो क्या कहते हैं प्लेज लिए थे, ठीक है, वो सब प्लेज छूट गए रीजनल डिफरेंसेस की वजह से पार्टीशन हुआ, काफी ज्यादा ट्रोमेटिक सिचुएशन थी। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस, 10 लाख से ज्यादा लोग, ठीक है, लोग मरे, लोग डाइड हुए इन द वायलेंस, ठीक है, both the countries. There was another problem. The British had left it to the rulers of the princely state to decide whether they wanted to merge India or with Pakistan or remain independent. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट के ऊपर छोड़ दिया कि आपको इंडिपेंडेंट इंडिया में आना है या इंडिपेंडेंट पाकिस्तान में, या अपनी अपनी जो स्टेट है उसको खुद इंडिपेंडेंटली रूल करना है,
किसको करना है। तो ब्रिटिशर्स को ये नहीं करना चाहिए था। ब्रिटिश अगर प्रॉपरली फैसला ले रहे थे तो उनको प्रिंसली स्टेट्स को भी मर्ज कराना चाहिए था, जो कि लाइक वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, ठीक है। बट उन्होंने जो डिसीजन छोड़ा ऑन द प्रिंसली स्टेट, इससे काफी ज्यादा टेंशन क्रिएट हुई थी। द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वर डिफिकल्ट एंड असर्टेन टास्क ऑल्सो। वल्लभ भाई पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये काफी कमरसम प्रोसेस को किया, जिन्होंने उन्होंने इंटीग्रेट किया प्रिंसली स्टेट्स को। अराउंड 593 प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने उनको इंडिया का पार्ट बनाया, इंटीग्रेट किया इंडियन में। When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. जब कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तब इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा टेंशन थी कि यार ये कितने दिन तक चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारी कंट्री को सस्टेन कर भी पाएगा या नहीं। काफी ज्यादा टेंशन थी। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। उनके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटीज थी अबाउट द प्रेजेंट, अबाउट द फ्यूचर सिचुएशन ऑफ द कंट्री। ये देखिए सरदार वल्लभ भाई जी की फोटो है, ठीक है। ये हमारे क्या कहते हैं मिनिस्टर ऑफ होम थे, होम मिनिस्टर थे उस टाइम पे जब इंडिया का जो इंडिपेंडेंस हुआ था, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी थे, ठीक है। और ये लॉयर थे इन द बरदौली प्रीजेंट सत्याग्रह, बरदौली के अंदर जो प्रीजेंट सत्याग्रह हुआ था वहां पे लीडर थे। और इन्होंने डिसाइसिव रोल प्ले किया था इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसिपल स्टेट्स। इनको बाद में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया गया था। ये हमारे अब्दुल कलाम आजाद जी हैं, ठीक है। सब लोगों ने कुछ ना कुछ ये कंट्रीब्यूशन जो दिया था इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करेंगे पाथ टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पाथ, क्या क्या पाथ फॉलो किया गया वो सब देखते हैं एक बारी। डिस्पाइट ऑल दीज डिफिकल्टीज देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। काफी सारी डिफिकल्टीज के बावजूद भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक एडवांटेज ये था कि unlike the South Africa, they did not have to create a consensus among what a democratic India should do. उनको कंसेंसस क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बिकॉज सब लोग इंडियंस ही थे, ठीक है। तो उनको कोई ऐसा कंसेंसस क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी जैसे साउथ अफ्रीका में बिटवीन व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में कंसेंसस क्रिएट करना था। ऐसी कोई प्रॉब्लम जो थी वो इंडिया में नहीं थी। मच ऑफ द कंसेंसस हैड इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। ज्यादातर जो कंसेंसस था वो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो है वो क्रिएट हो चुका था। लोग आपस में जो है कंसेंसस क्रिएट कर चुके थे। अवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मेयरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल। ये सिर्फ फॉरेन रूल के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके अगेंस्ट जो है मूवमेंट नहीं था। इट वाज आल्सो अ स्ट्रगल टू रीजविनेट द अवर कंट्री एंड ट्रांसफॉर्म अवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। ये ठीक है, ये मूवमेंट था, ठीक है, ट्रांजिशन था, ताकि हम रीजुनिवेट कर पाए अपनी कंट्री को, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर पाए अपनी सोसाइटी को, हमारी पॉलिटिक्स को। देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ ऑफ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। काफी ज्यादा डिफरेंसेस तो थे ही, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे कि किस तरीके से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बनना चाहिए आफ्टर द इंडिपेंडेंस। सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे, और ये डिफरेंसेस आज भी हैं, ठीक है। आज भी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में डिफरेंसेस है कि किस तरीके से जो आगे गवर्नमेंट है वो रन होनी चाहिए। Yet some basic ideas had to come to be accepted by almost everyone. But कुछ ऐसे आइडियाज थे जो सबने एक्सेप्ट किए। As far as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. 1928 में मोतीलाल नेहरू जी जो जवाहरलाल नेहरू जी के फादर है, और अदर 8 कांग्रेस लीडर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा, ठीक है, इंडिया के लिए। In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. और कराची सेशन ऑफ द 1931 में जो कांग्रेस का कराची सेशन हुआ, तो उन्होंने यहाँ पे ये डिसाइड करा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से लुक होना चाहिए, किस तरीके दिखना चाहिए आफ्टर द इंडिपेंडेंस। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सबको वोटिंग का अधिकार हो, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मेन हो, ठीक है। मेंस को तो मिलता ही था, और चाहे वो प्रॉपर्टी हो जिसके पास या ना हो, एक सर्टेन एज डिसाइड करी गई, और उसके ऊपर जो भी पर्सन लाई करेगा वो क्या कहते हैं वोटिंग का अधिकार है उसको। राइट टू फ्रीडम भी है, इक्वालिटी भी है, और प्रोटेक्टिंग राइट ऑफ माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। और माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है इंडियंस की। Thus, some basic values were accepted by the leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate the Constitution. तो ये जो काफी बेसिक जो चीजें हैं, सोशल वैल्यूज हैं,
ये पहले ही डिसाइड कर ली गई थी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जब बाय द लीडर्स ऑफ द कह सकते हैं कंट्री, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने से काफी पहले, जो 1931 में मैंने बात करी पहले ही। जो फेमिलियरिटी थी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की विद ऑफ कॉलोनियल रूल आल्सो हेल्प डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, ठीक है। और ये जो कॉलोनियल तरीके, कॉलोनी जो क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे जिस तरीके से फ्रेमवर्क को, काफी हद तक वो फ्रेमवर्क समझा लोग लीडर्स ने, और काफी हद तक उसको इम्प्लीमेंट करना चाहा, बिकॉज जो फ्रेमवर्क था वो काफी ठीक था। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर्स। ऑल्सो जो रूल वोटिंग राइट था ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो काफी कम लोगों को मिला हुआ था, इसकी वजह से जो लेजिस्लेचर्स थे, ठीक है, वो काफी क्या कह सकते हैं, वीक लेजिस्लेचर्स थे, ठीक है, बिकॉज जो वो चुने गए थे काफी कम लोगों के द्वारा, ठीक है। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया। 1937 के अंदर ब्रिटिश इंडिया के अंदर इलेक्शंस रन हुए टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए, जो इंडियंस कंटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। दीज वर नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, ठीक है, बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेचर इंस्टीट्यूशंस प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप ऑफ इट्स ओन इंस्टीट्यूशन। ये जो गवर्नमेंट बनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, काफी ज्यादा लेजिटिमेट कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो करके नहीं बनी, ठीक है, क्योंकि सबको वोटिंग का अधिकार ही नहीं था यहाँ पे। बट काफी हद तक जो है लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन जो है हेल्पफुल रहे फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन, खुद के इंस्टीट्यूशन बनाने में, ठीक है, और किस तरीके से उसमें वर्क करना है, उस सब चीजों में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे वो इंस्टीट्यूशंस। That is why the Indian constitution adopted many institutional details and procedures from the colonial laws like the Government of India Act 1935। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, लाए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और बहुत सारे प्रोविजंस जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो इसी क्या कहते हैं एक्ट से आए थे इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Years of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit, ठीक है, काफी ज्यादा डेलिब्रेशन का फ्रेमवर्क फॉलो किया गया, ठीक है, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बना। अवर लीडर्स गेन्ड कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम द अदर कंट्रीज बट ऑन अवर ओन टर्म्स, ठीक है, उन्होंने लर्न किया कि किस तरीके से हम क्या कह सकते हैं अदर कंट्रीज से क्या क्या इंस्पायर जो है इंस्पिरेशन ले सकते हैं इन मेकिंग अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था आफ्टर रेफरिंग टू 66 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution also, the practice of parliamentary democracy in Britain, Bill of Rights in US, Socialist Revolution in Russia, and inspired many Indians to think of the shaping of the system based on the social and economic equality। चाहे बात करी जाए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, और प्रियम्बल ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और राइट्स ऑफ सिटीजंस ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ द यूएसएसआर रशिया, ठीक है, सबसे ही इंस्पिरेशन ली इंडियन गवर्नमेंट ने व्हाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। Yet they were not simply imitating the others what others do. At each step they were questioning whether these thinkings suited our country. All these factors contributed making of the constitution. Also उन्होंने एज इट इज कॉपी नहीं किया इन सब कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से जो चीजें उठाई उनको पहले क्वेश्चन करा कि क्या ये हमारी कंट्री के लिए जरूरी है, हाँ ये क्या ये हमारी कंट्री को सूट कर रही हैं, अगर सूट कर रही हैं तो ही हम क्या कह सकते हैं इसको अडॉप्ट करते हैं, ओके, और उसके बाद ही डेलिब्रेशन के साथ उन्होंने उनको अडॉप्ट किया। अब बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो किस तरीके से फॉर्म हुई थी। हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। यू विल फाइंड हियर वेरी ब्रीफ स्केच of some of the leaders who played an important role in making of the constitution. The drafting of the core document or called the constitution was done by an assembly of elected representatives. ये असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट चुनी गई थी, ठीक है, उसके अंदर से लीडर्स चुने गए थे कुछ, और वो लीडर्स ने मिलके जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्रिएशन करा, और उन लोगों ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, ठीक है, ड्राफ्ट मतलब क्रिएट करा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हमारे जो थे वो थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, जो चेयरमैन थे ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। जो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी उसके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है,
उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो थे, क्या कहते हैं, स्पीकर कह सकते हो, प्रेसिडेंट कह सकते हो, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे, ठीक है, और काफी सारे लीडर्स थे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। 1946 में जुलाई में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो लीडर्स थे वो चुने गए। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो थे वो हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट बने ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट जो बनाए गए वो चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था, जब गांधी जी 1916 या 17 के अंदर, हाँ 16 के अंदर चंपारण गए थे फॉर द सत्याग्रह अगेंस्ट इंडिगो रेवोल्यूशन, चंपारण सत्याग्रह उसको कहते हैं। तो वहां पे वो एक लॉयर थे राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने गांधी जी की हेल्प की थी। Soon after the country was divided into India and Pakistan, the Constituent Assembly was also divided into Constituent Assembly of India and that of Pakistan. ठीक है, देखो पार्टीशन हुआ था 1947 में और मीटिंग स्टार्ट हो गई थी 1946 दिसंबर में, ठीक है। तो 6-7 महीने का जो गैप था, ठीक है, अगस्त में 8-9 महीने का जो गैप था, उसके बीच में जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग होती रही थी। लेकिन जब पार्टीशन हो गया था तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया थी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पाकिस्तान थी वो, ठीक है, अलग अलग हो गई, ठीक है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अलग हो गई और इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो इंडिया में ही थी। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स, ठीक है। हमारे 299 मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पार्टिसिपेट किया था। The Assembly adopted a constitution on 26 November 1949 but came into effect on 26 January 1950। यानी 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, वो कॉन्स्टिट्यूंट को क्रिएट कर लिया गया था, ठीक है, अडॉप्ट कर लिया गया था। लेकिन वो इफेक्ट में कब आया, 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। और हम 26 जनवरी 1950 को एज अ रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। हमारा गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, हम सेलिब्रेट करते हैं एज 26 जनवरी 1950। वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द असेंबली। हम क्यों एक्सेप्ट करें इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था, ठीक है, जो कि 70 साल पहले का है, 75 ईयर्स मान सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन अबव, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ मेंबर्स अलोन। सबसे पहला रीजन ये है कि हाँ, ये क्वेश्चन जो है सिर्फ उसके जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो लीडर्स हैं उनके व्यूज को नहीं दर्शाता। इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। ये काफी ज्यादा ब्रॉड कंसेंसस को शो करता है कॉन्स्टिट्यूशन। Many countries of the world have had rewrite their constitution afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups or political parties। काफी ऐसी कंट्रीज हैं जो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है दोबारा लिखा, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना लार्जर पब्लिक को सेटिस्फाई कह सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं करता था। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर। उनके लिए एक मेयर पीस ऑफ पेपर है, काफी कंट्रीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक मेयर पीस ऑफ पेपर है, जो जब चाहे वो चेंज कर देते हैं, जब चाहे वो रीराइट कर देते हैं। नो वन एक्चुअली फॉलोज इट। द एक्सपीरियंस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन से काफी ज्यादा डिफरेंट है। ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी, लास्ट 50 ईयर्स कह सकते हैं, सेवरल ग्रुप्स हैज क्वेश्चनड सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। काफी ऐसे ग्रुप्स थे जो इंडिया में जिन्होंने क्वेश्चन किया कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को। बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कभी भी उन्होंने लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल नहीं उठाया कि वो लेजिटिमेट है कि नहीं। डेफिनेटली वो लेजिटिमेट है, क्योंकि लार्जर सोशल कॉन्शियसनेस को शो कर रहा है, ठीक है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को शो कर रहा है, तो डेफिनेटली ये लेजिटिमेट है। और ये क्रिएट हुआ था आफ्टर ऑल द लीडर्स जो कि काफी ज्यादा, ठीक है, इन सब चीजों मामलों में सही थे। दिस इज एन यूजुअल अनयूजुअल अचीवमेंट ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। और कह सकते हैं ये एक अनयूजुअल अचीवमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो काफी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। The second reason for accepting the constitution is that the constituent assembly represented the people of India। कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी इंडिया के लोगों को ही। तो कह सकते हैं कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन जब क्रिएट किया वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया क्रिएटेड है। देयर वर नो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, ठीक है, उस टाइम पे कोई यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज नहीं थी, यानी कि सबको वोटिंग का अधिकार नहीं था। बट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि उस टाइम पे नहीं था। तो ज्यादातर जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लीडर्स वो डायरेक्टली नहीं चुने गए थे, बट इनडायरेक्टली चुने गए थे।
It was elected mainly by the leaders of the existing provincial legislature that were mentioned above. जैसे हमने बात की थी कि प्रोविंशियल लीडर्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो लीडर्स थे, उन्हें उन्हीं में से चुने गए थे कॉन्स्टिट्यूशन लीडर्स, ठीक है, इनडायरेक्टली उनके लोगों के थ्रू. दिस ensured a fair geographical share of members of all the regions of the country. और एक फेयर जियोग्राफिकल शेयर हर रीजन के पर्सन जो है रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, ऐसा ऐसा माना गया था. द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, कह सकते हैं द पार्टी दैट लेड इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि ज्यादातर फेमस लीडर्स, इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे वो कांग्रेस के थे, तो ज्यादातर जो पर्सन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पार्ट बने वो कांग्रेस पार्टी के ही थे, ठीक है. बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस, लेकिन कांग्रेस के अंदर खुद के कांग्रेस के अंदर काफी ज्यादा वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स थे. द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री टू द कांग्रेस, ठीक है, काफी मेंबर्स जो थे जो कांग्रेस के साथ एग्री नहीं करते थे. इन सोशल टर्म्स टू असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशंस. डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, रिलीजन्स, ऑक्यूपेशंस के पर्संस जो थे रिप्रेजेंट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में. Even if the Constituent Assembly was elected by universal elected franchise, its composition would not have been very different. ठीक है, कह सकते हैं कि अगर यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज को भी फॉलो करते तो भी इतना जो डाइवर्स ग्रुप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट बना है वो इतना नहीं बन पाता. तो कह सकते हैं कि ठीक था, मतलब. फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्कड गिव्स सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन. और जिस मैनर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो एक सैंक्टिटी देता है, एक प्योरिटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ठीक है, सही बना है, ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्कड इन सिस्टमैटिक, ओपन एंड कॉन्सेंशुअल मैनर, ठीक है, सिस्टमैटिक, ओपन, कंसेंशुअल मैनर में सबको साथ लेके, ठीक है, उन्होंने बनाया. फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन. पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो थे उनको एग्री किया गया, ठीक है, उनको साथ लेके चला गया. देन ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रिपेयर्ड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन, ठीक है. उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने क्या है प्रिपेयर किया ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ड्राफ्ट मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अभी सब वो मतलब इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, बन के तैयार नहीं हुआ है, एक ड्राफ्ट क्रिएट करा था. ज्यादातर प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में होते हैं और फिर उसको डिस्कशन किया जाता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन लीडर्स हैं वन बाय वन ईच एंड एवरी जो पॉइंट है उसके ड्राफ्ट में उसको डिस्कस करते हैं, फिर उसको टिक मार्क करते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, कौन से प्रोविजंस नहीं होने चाहिए उसको क्रॉस करते हैं. उसके बाद जो फाइनल निकल के आता है फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है. Several rounds of thorough discussions took place at the draft constitution clause by clause. जैसे मैंने बोला clause by clause discussion हुआ. More than 2000 amendments were considered, यानी 2000 से ज्यादा amendments, changes किए गए उस draft के points में. The members deliberated for 114 days spread over 3 years. 114 दिन तक उन्होंने मिलके spread over 3 साल के अंदर, ठीक है, उन्होंने मिलके इसको बनाया. Every document presented, every word spoken in the Constitution Assembly had been recorded and preserved. जो भी वर्ड, जो भी क्या कहते हैं, ईच एंड एवरी वर्ड जो बोला गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रिकॉर्ड किया गया, प्रिजर्व किया गया उसको, यानी जो जो लीडर्स ने जो जो चीजें बोली उसको प्रिजर्व करके लिख के रखा गया, ठीक है, ताकि फ्यूचर में कभी कोई ऐसा क्लैश हो तो उसको हम रेफर कर पाए. दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स, उनको कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स. व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स, कह सकते हैं 12 बल्कि बुक्स जो थी, वॉल्यूम्स जो थी वो क्रिएट हो गई थी डिस्कशंस की. These debates provides the rationale behind every provision of the constitution. ये rationale बताती हैं every provision of the constitution का. They are used to interpret the meaning of the constitution. और कह सकते हैं कि इसको हम interpretation में, ठीक है, समझने के लिए यूज करते हैं the meaning of the constitution. Let's now discuss the guiding values of the Indian constitution. कौन सी ऐसी values थी जिन्होंने Indian constitution को guide किया, ठीक है, in making some these provisions, जो जो provisions हैं Indian constitution में. In this book, we shall study the exact provisions of the Constitution on different subjects. इस स्टेज पे let us begin by understanding the philosophy of the Indian Constitution. कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलोसफी थी, ठीक है. जैसे हमारी एक माइंड की फिलोसफी होती है ना कि हम माइंड किस तरीके से एक्ट करता है, उसी तरीके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक फिलोसफी थी जो दर्शाती है बाय द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कह सकते हैं एज अ फिलोसफी, ठीक है, क्या क्या चीजें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखेंगे, क्या क्या नहीं रखेंगे, ठीक है, और जो प्रोविजंस हैं वो किस तरीके से डिफाइन है, वो सब चीजें दर्शाती हैं द फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन.
We can do this in two ways. We can understand it by reading its views of some of the major leaders of our constitution. या तो हम जो लीडर्स हैं, मेजर लीडर्स, उनके व्यूज सुने, ठीक है. बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रीड व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलोसफी. ऑल्सो हमें कॉन्स्टिट्यूशन खुद क्या अपनी फिलोसफी के बारे में कहता है उसको भी हमें समझना चाहिए. दिस इज व्हाट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज. यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन अपने बारे में खुद कहेगा अपनी फिलोसफी, तो वो प्रियम्बल के थ्रू कहेगा. प्रियम्बल कह सकते हैं, प्रिलूड कह सकते हैं, प्रिलूड है टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कह सकते हैं कि ये फिलोसफी दर्शाता है. ठीक है, पूरे प्रियम्बल को एक संक्षिप्त में कह सकते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन देता है. लेट अस टर्न टू दिस वन बाय वन. पहले हम समझते हैं ड्रीम एंड द प्रॉमिस, यानी क्या क्या लीडर्स ने चाहा था और क्या क्या अचीव किया while making the Indian constitution. Some of the reasons you may have noticed a name missing from the sketches of the makers of the constitution, महात्मा गांधी. महात्मा गांधी जी का स्केच आप अभी तक नहीं देखा होगा. ठीक है, he was not a member of the constituent assembly, क्योंकि वो मेंबर नहीं थे constituent assembly के. Yet there were many members who followed his vision. Years ago, writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the Indian constitution to do. यानी वो मेंबर ना होने के बावजूद भी उनकी जो फिलॉसफी थी, जो कि उनकी एक बुक थी 1931 में, यंग इंडिया, उसके अंदर उन्होंने लिखी थी कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए. तो काफी लोगों ने उस बुक के थ्रू भी गांधी जी के जो आइडियाज थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो किए थे. तो देखा जाए तो उनकी बुक में था आई शेल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रेलडम एंड पेट्रोनेज. ठीक है, इंडिया को थ्रेलडम पेट्रोनेज जो कि ब्रिटिश इंडिया से मिली है उससे रिमूव कर पाए. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice. ठीक है, पुअर्स के लिए भी इफेक्टिव वॉइस हो. ठीक है, वो समझ पाए कि हाँ ये हमारी कंट्री है, हम इसको बिलोंग करते हैं. एन इंडिया इन विच देयर शेल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ पीपल. ना कोई हाई क्लास हो ना कोई लो क्लास हो. एंड इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटीज शेल लिव इन परफेक्ट हार्मनी. ठीक है, परफेक्ट हार्मनी में लोग रहें. There can be no room in such an India for the curse of untouchability and the curse of intoxicating drinks and drugs. ना ही untouchability का कोई श्राप हो, ना ही intoxicating drinks का या drugs का. Women will enjoy the same rights as men. I shall be satisfied with nothing else. ठीक है, और वुमेन्स को भी वोटिंग राइट में अधिकार हो जिस तरीके से मेंस को है. तो उनका यंग इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक पर्पस को उन्होंने इस तरीके से लिखा अपनी बुक में. This dream of India that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar also, who plays a key role in the making of the constitution, but he had different understanding of how inequalities, किस तरीके से inequality है वो कम होगी, could be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. काफी बार देखा गया है कि बी आर अम्बेडकर जी ने क्रिटिसाइज करा है कुछ ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गांधी जी ऑन द इशू ऑफ अनटचेबिलिटी. In his concluding speech of the Constituent Assembly, he stated the anxiety very clearly. और इन्होंने अपनी कहते हैं जब 26 जनवरी 1950 में ये कंक्लूड हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो उस टाइम वो बताते हैं वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस. इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड सोशल इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी. कहते हैं कि पॉलिटिक्स में तो इक्वालिटी है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करेंगे, सबको इक्वल अधिकार है वोटिंग का, बट सोशल और इकोनॉमिक कह सकते हैं राइट्स में इनइक्वालिटी है, वो ऐसा कहते हैं. In politics, we will recognize the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic section, continue to deny the principle of one man, one value. पॉलिटिक्स में तो हम समझ पाए कि वन वोट वन मैन वन वोट वन वैल्यू ये होना चाहिए. बट सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की अगर बात करेंगे तो वहां पे वन मैन की वन वैल्यू नहीं है. यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज्यादा, कुछ लोगों की वैल्यू बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों की वैल्यू बहुत कम है. आप समझ पाएंगे क्या कहना चाहते हैं बी आर अम्बेडकर साहब. वो कहना चाहते हैं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, ठीक है, हाई क्लास हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, इनइक्वल हैं अभी भी. तो यहाँ पे जो है वन मैन की एक वैल्यू नहीं है. ठीक है, ये जो फिलोसफी है सिर्फ पॉलिटिक्स में अप्लाई हुई, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में पॉलिसी अप्लाई नहीं हुई. हाउ लॉन्ग शेल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस. हम कब तक ये कॉन्ट्रडिक्शंस की लाइफ जो है जिएंगे. How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting a political democracy in peril. ठीक है, हम ये कर पाएंगे जब हम अपनी सोशल और डेमोक्रेसी को पेरिल में रखेंगे, ठीक है, अंधेरे में रखेंगे. Finally, let us return to a Jawaharlal Nehru giving his famous speech to Constituent Assembly at the stroke of midnight on 15th of August 1947.
जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। ये काफी फेमस स्पीच है, आपने काफी बार सुना होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी की स्पीच 15 अगस्त 1947 में उन्होंने दी थी। लॉन्ग ईयर्स अगो वी हैड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है, वी हैड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज, नॉट होनली इन आवर फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशियली, ठीक है। काफी समय तक लॉन्ग ईयर्स हम वी हैड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है, एक उनका चीज लिखी उन्होंने ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है, कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी हुआ यानी कि मीटिंग प्लेस जो था वो एग्रीड अपॉन हुआ और उसको डेस्टिनी मिली, मतलब कह सकते हैं कि हाँ हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट कर पाए, और क्या कह सकते हैं, सॉरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं, मतलब इंडिपेंडेंस अचीव कर पाए, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को उन्होंने स्पीच दी थी, ठीक है। और नाउ व्हाट कम्स वी हैव शेल रिडीम आवर प्लेज और नॉट ओनली इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशियली, ठीक है, क्योंकि अभी तक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी नहीं थी, ठीक है, अब प्रॉपरली जो है क्या क्या कह सकते हैं सॉवरन नहीं हुआ था, अभी तक डोमिनियन रिपब्लिक था इंडिया जब इंडिपेंडेंस की बात हुई थी। तो ये लिखा उन्होंने, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर when the world sleeps India will awake to life and freedom, a moment comes but rarely in history when we step out from the old to a new, when age ends, when the soul of a nation longs up past find utterance. It is fitting that this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people to the still larger cause of humanity. उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज इंडिया जब इंडिया सो के उठेगा तो उसको क्या कहते हैं फ्रीडम मिलेगी, ठीक है, लाइफ मिलेगी, मूवमेंट कम आएगा, ऐसा मूवमेंट आएगा जहाँ पे जो हिस्ट्री में कभी कभार ही आता है, रेयरली इन हिस्ट्री, यानी हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। व्हेन वी स्टेप आउट ऑफ द ओल्ड टू अ न्यू, ठीक है, हम पुराने से नई की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। व्हेन एज एंड्स एंड व्हेन द सोल ऑफ नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड अटरेंस, यानी कि इतने सालों से जो हमारी जो नेशन की जो सोल है वो सप्रेस की गई थी, वो अब अटरेंस यानी उसको, ठीक है, मुक्ति मिल रही है, ठीक है, आज़ादी। इट इज फिटिंग दैट ऑल द सोलमन मूवमेंट वी टेक द प्लेज ऑफ डेडिकेशन, ठीक है, हम डेडिकेशन लेंगे, हम सोलमन डेडिकेशन लेंगे कि हम सर्विस करेंगे इंडिया को, ठीक है, एंड हर पीपल टू द स्टिल लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, फॉर द लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम और पावर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन द असेंबली, अ सॉवरन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सॉवरन पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव एंड्योर्ड ऑल पेन्स of labor and our hearts and heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over and its future that beckons to us now. कहते हैं कि ये असेंबली जो क्रिएट होगी ये सॉवरन बॉडी ऑफ पीपल होगी जो रिप्रेजेंट करेगी सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को, यानी सॉवरन पीपल ऑफ इंडिया को, ठीक है। बिफोर द बर्थ वी हैव एंड्योर्ड ऑल द पेयर्स ऑफ पेन्स ऑफ लेबर एंड आवर हर्ट्स आर हैवी विद मेमोरीज ऑफ दिस सॉरो, और अभी तक जो हमने तकलीफें सही हैं, हम लोग जो पेन सहे हैं वो हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है, लेकिन पास्ट जो है चला चुका जा चुका है और अब फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं। That future is not one of ease or resting, but of incessant striving, so that we may fulfill the pledges we have so often taken and the one we shall take today. ठीक है, तो फ्यूचर जो है, फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ ईज, यानी अगर आने वाला फ्यूचर वो काफी ज्यादा आसान नहीं रहेगा, हमें क्या कहते हैं स्ट्राइव करना पड़ेगा, अपने प्लेजेस को फुलफिल करना पड़ेगा, और हमें, ठीक है, अब जो हम प्लेज लेंगे उसको हम आगे फुलफिल करेंगे, एस्पिरेशंस को कंटिन्यू करेंगे। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियंस ऑफ हु सफर, और सर्विस ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया को सर्व करते हैं तो हम मिलियंस को सर्व कर रहे हैं। इट मीन्स एंडिंग ऑफ पोवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इन सबको हम एंड करेंगे। द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ अवर जनरेशन हैज बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, हमें हर इंसान के आंसू जो है हर वो पोंछने हैं। That may be beyond us, but long as there are tears and suffering, so long as we will not work will not be over. और जब तक लोग परेशान हैं, लोगों के लोग तकलीफ में, हमारे जो वर्क हैं वो फुलफिल नहीं होंगे, हमें हमारा काम अभी भी जारी है। अब बात करते हैं फिलोसफी की, तो फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो कहाँ है, ठीक है, वो कह सकते हैं वो प्रियम्बल के अंदर है। Values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it formed the foundation of India's democracy, ठीक है, कह सकते हैं वो फाउंडेशन है फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी। दीज वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, ठीक है, ये हमारी प्रियम्बल जो है वो डिफाइन करता है।
They guide all the articles of the Indian Constitution. The Constitution begins with a short statement of its basic values. जब कॉन्स्टिट्यूशन जब पहला पेज देखोगे तो वो प्रियम्बल का पेज होगा. दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो गाइड करता है कि किस तरीके से अंदर होने वाले आर्टिकल्स होने वाले हैं. ठीक है, ठीक है. और ये कह सकते हैं कि एक समरी की तरह है. ठीक है, प्रिलूड कह सकते हैं. समरी तो एंड में होती है, प्रिलूड कह सकते हैं कि आने वाली क्या क्या चीजें हैं जो हम देखने वाले हैं. Taking inspiration from American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with a preamble. और ये जो preamble का आइडिया है ये हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. जिस तरीके से उन्होंने, ठीक है, अपना सिटीजन चार्टर बनाया था, उस तरीके से हम लोगों ने भी उस preamble को अडॉप्ट किया है. ठीक है, अपने ही सेंस में. तो ये हमारा preamble कह सकते हैं, चैबरिश होगा. ठीक है, तो ये रहा हमारा preamble. एक बार हम preamble को एक बार रीड करते हैं. देखिए preamble को. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. ये प्रियम्बल है. ठीक है, और इसके अंदर एक एक वर्ड जो है वो बहुत क्या कहते हैं, मैटर करता है, इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं. यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है वी द पीपल ऑफ इंडिया. क्या कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने बनाया था? सब लोग जो वहां पे थे नहीं, उन लोगों ने नहीं बनाया था, बट एज अ रेफरेंस हम यूज करते हैं क्योंकि जिन्होंने बनाया था वो रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया के लोगों के ही. तो कह सकते हैं कि डायरेक्टली जो है इंडिया के लोग कह सकते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया. हमने ये सॉमली रिजॉल्व किया है, कॉन्स्टिट्यूट किया है कि इंडिया एक सॉवरन है. सॉवरन का मतलब कि हमारे डिसीजंस हमारे खुद के होंगे. कोई अदर कंट्री हमें हमारे डिसीजन लेने के लिए सब क्या कहते हैं, प्रेशराइज नहीं कर सकती. सोशलिस्ट यानी कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो इक्वली क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होंगे. सोशलिस्ट. सेक्युलर है यानी हर रिलीजन को हम इक्वली मानेंगे. ठीक है, फॉलो करेंगे. कोई रिलीजन ना ऊपर है ना कोई नीचे है. ठीक है, नेशन की नजर में ऑल रिलीजन्स आर इक्वल. डेमोक्रेटिक यानी कि हम डेमोक्रेटिक को प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यानी हर किसी के पास हक होगा. ठीक है, अपनी गवर्नमेंट को चुनने का. ठीक है, जो गवर्नमेंट होगी बाय द पीपल होगी, फॉर द पीपल होगी. ठीक है, और बाय द पीपल होगी, फॉर द पीपल होगी, और कह सकते हैं. और रिपब्लिक. रिपब्लिक मतलब जो इलेक्टेड हेड होगा वो हेड होगा हमारी गवर्नमेंट का, वो इलेक्टेड होगा, इलेक्ट होके आएगा, लोग उसको इलेक्ट करेंगे, ना कि हेरिडिटरी होगा जो कि ब्रिटेन में होता है. वहां की क्वीन और किंग्स जो होते हैं वो हेरिडिटरी पोजीशन होती है, यानी वो इलेक्ट नहीं होते. बट हमारे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है लाइक प्रेसिडेंट साहब, वो रिपब्लिक है, कह सकते हैं. वो हेड जो है इलेक्ट होके आए. हम लोग नहीं इलेक्ट करते, बट जो क्या कहते हैं पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर होते हैं, वो उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. जस्टिस, और हम सिक्योर करेंगे हमारे सिटीजन्स के लिए जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. ठीक है, जस्टिस होना चाहिए सोशली भी. ठीक है, हर लोग के, समाज के हर वर्ग को, ठीक है, जस्टिस मिले. इकोनॉमिक जस्टिस भी मिलना चाहिए. ठीक है, जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही वर्क की उनको अपॉर्चुनिटी मिले वर्क की, ट्रेड की, प्रोफेशन की. और पॉलिटिकल जस्टिस. ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस भी मिलना चाहिए. लिबर्टी होनी चाहिए. ठीक है, हमारे पास हक है, हमारे पास आज़ादी है कि हम एक्सप्रेस कर पाए, हमारे थॉट की एक्सप्रेस करने की, हमारे बिलीफ को एक्सप्रेस करने की, फेथ और वर्शिप करने की, पूजा करने की, फेथ करने की, वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं. इक्वलिटी ऑफ स्टेटस होना चाहिए. नहीं, स्टेटस के अंदर इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी बहुत ज्यादा कोई हाई स्टेटस का ना हो, कोई लो स्टेटस का ना हो, उसमें इक्वलिटी हो. और अपॉर्चुनिटी हो कि हम खुद अपने आप को प्रमोट कर पाए हम अमंग दम ऑल. और फ्रेटर्निटी हो, भाईचारा हो अमंग, असाइनिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के लिए हम काम करें. और ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये हम 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट करते हैं, एनेक्ट करते हैं, और अपने आप को दे रहे हैं हम ये कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये सारी यहाँ पे, ठीक है, प्रियम्बल में मेंशन्ड है. एक बार हम जल्दी जल्दी इसको डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे जो साइड में लिखा है, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया. The constitution has been drawn up by enacting the people through their representatives and not handled down on taking backing or outside power. यानी जो प्रियम्बल है वो लिखा गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा गया है बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया.
नॉट बाय द किंग और क्वीन ऑफ द ब्रिटेन, ठीक है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया दर्शाता है कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ये लिखा गया है। सॉवरन का मतलब पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई एक्सटर्नल पावर, कोई बाहर की गवर्नमेंट, कंट्री हमें प्रेशराइज नहीं कर सकती हमारे डिसीजंस को लेने में। सोशलिस्ट मतलब वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। वेल्थ जो जनरेट हो रही है वो इक्वली शेयर होगी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस द सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ताकि वो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कर पाए, ठीक है। सेक्युलर मतलब citizens have complete freedom to follow any religion but there is no official religion, government treats all religious beliefs practices with equal respect। कोई कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, बट जो भी रिलीजन इंडिया में फॉलो होते हैं उनको इक्वली ट्रीट करेगी, रिस्पेक्ट करेगी। डेमोक्रेटिक यानी अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड इलेक्ट देयर रूलर्स, होल्ड द अकाउंटेबल, गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स। तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ठीक है। बात रही रिपब्लिक की, तो हेड ऑफ द स्टेट जो है इलेक्टेड होगा एंड नॉट बाय हेरिटरी पोजीशन, लाइक जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो इलेक्टेड होके आते हैं। जस्टिस सिटीजंस कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर। सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस्ड, सोशल इनइक्वालिटीज को कम करना है, ठीक है। और गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, ठीक है। सबके लिए वेलफेयर के लिए काम करेगी गवर्नमेंट। लिबर्टी की बात करें, देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजंस इन व्हाट दे आर थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड व्हाट दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन। इक्वालिटी, ऑल द ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, यानी जो भी लोग हैं वो सब इक्वल हैं लॉ के अंदर। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड, जो ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज अभी तक चली आई हैं उनको हमें खत्म करना है। गवर्नमेंट शुड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ऑल्सो गवर्नमेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है हर किसी को। और फ्रेटर्निटी जो भाईचारा है लोगों के बीच में, जिससे हम इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन क्रिएट कर पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे, ठीक है। बात करें इंस्टीट्यूशनल डिजाइन की, ठीक है। हमारा इंस्टीट्यूशनल डिजाइन किस तरीके से है? कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसफी। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है वैल्यूज ऑफ फिलोसफी का। जैसे हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्बडिंग दीज वैल्यूज इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। हमें इन वैल्यूज को एम्बडी करना है अपने इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स के अंदर। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दीज अरेंजमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। ज्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का है वो वैल्यूज को एक्सप्लेन करता है, किस तरीके से हम अपने इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट से इसको एम्बडी कर रहे हैं। It is very long and detailed document, ये तो पता ही है। Therefore, it needs to be amended quite regularly to keep it updated। हमें अपडेट करने पड़ेगा, टाइम टू टाइम इसको अपडेट करना पड़ेगा by amending the constitution, by keeping some changes in the constitution, ठीक है। और हम चेंजेस जो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो करते हैं बाय आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके थ्रू हम अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with the people's aspiration and changes in society। और जिन्होंने भी क्राफ्ट करा है कॉन्स्टिट्यूशन को, उनके पास एक एस्पिरेशन था कि ये कुछ चेंज लाएगा सोसाइटी में। दे डिड नॉट सी इट एज अ सीक्रेट, स्टैटिक एंड अनऑल्टरेबल लॉ, ठीक है। एक सेक्रेट की तरह नहीं, जैसे पाकिस्तान के अंदर वो एक उसको एक रिलीजियस बुक की तरह क्रिएट कर दिया उन्होंने, लेकिन हम उसको इस तरीके से नहीं क्रिएट करते। हम उसको स्टैटिक नहीं करते। स्टैटिक मतलब कि वो चेंज नहीं हो सकता। हम चेंज करने के लिए भी फेवर में है अगर वो प्रोग्रेसिव है, ठीक है, और स्टैटिक नहीं है, ठीक है। तो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि आर्टिकल 368 जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हम चेंजेस कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स वेरी लीगल लैंग्वेज, ठीक है। काफी अच्छी लीगल लैंग्वेज में इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को डिफाइन किया गया है। देखो जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। कभी एक सेशन बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। पहले हम इस बुक को कंप्लीट कर लें उसके बाद, ठीक है, ताकि काफी आपको हद तक पता चल जाए कि हाँ कौन से राइट्स ऑफ सिटीजन है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फिर यूनियन टेरिटरी है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, फिर प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, कैब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। ये सारी चीजें जो है कंसिस्ट करती हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज लिखी हुई है। कभी हमें टाइम मिलेगा तो हम डेफिनेटली इसको करेंगे। If you read the constitution for the first time, it can be quite difficult to understand. Yet the basic institutional design is not very difficult to understand.
जब आप कभी आप पहले इसको पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, बट इसका इंस्टीट्यूशनल डिजाइन डिफिकल्ट नहीं है। Like any other constitution, the Indian constitution lays down the procedure for choosing persons to govern the country. It defines who will, how much power to take which decisions, and it puts limits to what the government can do by providing some rights to the citizens and cannot be violated. कुछ राइट्स देती है गवर्नमेंट, देन फंडामेंटल राइट्स, जिसको वॉयलेट गवर्नमेंट खुद भी नहीं कर सकती, ठीक है, जिससे जो सिटीजन्स के जो क्या कहते हैं बेसिक राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। The remaining three chapters in this book are about these three aspects of working of the Indian Constitution. We shall look at some of the key constitutional provisions at each chapter and understand how they work in democratic politics. But this textbook will not cover all the salient features of the Indian institutional design of the Indian Constitution. Some other aspects will covered in textbook next year. ठीक है, तो सारी प्रोविजंस हम कवर नहीं कर पाएंगे इस बुक में, जो भी हमारा चैप्टर रेलिवेंट है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएगा वो हम डेफिनेटली समझेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे आप तो 10th क्लास में भी आप काफी सारी चीजें और समझ पाए। इसी तरीके से हमने जो चैप्टर को है कंप्लीट कर लिया है। ये कुछ बेसिक टर्म्स टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। और साथ साथ कुछ स्केचेस बने हुए थे हमारे पिक्चर्स में, हमने डिस्कस नहीं किया, बट अगर आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। लाइक डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत बायोडेटा लिखा हुआ है उनका, मतलब कह सकते हैं बायोग्राफी लिखी है, बायोडेटा नहीं, बायोग्राफी लिखी भी है उनके बारे में, और उन्हें किस तरीके से कहाँ पे वो क्या कहते हैं इन्वॉल्व थे इन द फ्रीडम स्ट्रगल, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या रोल उन्होंने प्ले किया। आप चाहो तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का कुछ थोड़ा बहुत आप देखना चाहो तो एक संविधान पे क्या कह सकते हैं बनी हुई है, सीरीज बनी हुई है, डेमो डॉक्यूमेंट्री, आप देख सकते हो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है बना था, ठीक है, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हो अगर आपको और अच्छे से जानना है, बट अदरवाइज हमने काफी अच्छी तरीके से जो हमारे चैप्टर से रिलेवेंट चीजें हैं वो काफी अच्छे से डिस्कस कर ली है। इसके क्वेश्चन जो होंगे वो हम एग्जाम टाइम पे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और आने वाले कुछ वीडियोस में हम जब एक बार हम सारे चैप्टर्स कवर कर लें उसके बाद हम क्वेश्चंस को भी अच्छे से फॉलो करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और उनके किस तरीके से हम आंसर्स लिख सकते हैं वो भी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और इसी तरीके से वीडियो बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, ठीक है, आने वाला है, जल्दी ले आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो भी, और डिफरेंट डिफरेंट जो और सब्जेक्ट्स हैं क्लास 9th के वो भी हम इजीली कवर कर लेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो आई होप आप सारे वीडियो जो बाकी के मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी और साइंस के ऊपर बना रहा हूँ वो भी आप देख रहे होंगे, ठीक है। जल्दी से हम मैथ्स को भी हम कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे करना, ठीक है। तो थैंक यू, आप वीडियो बने रहे, थैंक यू सो मच।